हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और मेरी अभी तक की वीडियोस जो भी देखी हो, जितनी भी आपने वीडियोस देखी हो, वो सारी क्लियर हैं। और अगर उसमें कोई भी अगर डाउट है तो मैं जैसे कि पहले आपको बोल चुका हूं कि आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो और हम जो है उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, तो आज जो है हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब ये वर्ड जो है केमिकल रिएक्शन, ये अपने आप में कुछ हमको बताता है। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? कोई भी दो या उससे ज्यादा चीजें अगर आपस में मिक्स होती हैं जिसमें कि हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या हीट आपकी एक्सर्ट होगी। तो या तो हीट निकल रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और जो भी रिएक्टेंट्स, जो भी चीजों को हम मिक्स कर रहे हैं केमिकली, वो चीज एक नया प्रोडक्ट बना रही है। उन टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम जो कहते हैं वो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि यहां पर आपके वैसे दो टाइप के रिएक्शंस हो जाते हैं, एक एंडोथर्मिक है, एक एक्सोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक का मतलब, ये बेसिक चीजें हैं कि एंडोथर्मिक का मतलब जहां पर हीट एब्जॉर्ब करी जाए, मतलब किसी भी रिएक्शन को अगर मुझे गो थ्रू कराना है तो उसके अंदर हीट की इन्वॉल्वमेंट हो, हीट उसमें एब्जॉर्ब किया जाए। इन दैट कंडीशन दैट रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसके अंदर जब रिएक्शन हो रहा है तो हीट एक्सर्ट हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, इन दैट कंडीशन दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिटिंग ऑफ द हीट, हीट का निकलना। एंडोथर्मिक मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट। तो जहां पर रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम मान के चल लीजिए कि हम बात करते हैं कि कोई भी रिएक्शन हम ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक रिएक्शन है जिसमें कि हम कहते हैं मैग्नीशियम को अगर मैं एयर में छोड़ दूं या एयर में बर्न किया जाए, जो कि केमिकल वर्ड है कि बर्निंग इन द एयर। तो अगर मैं मैग्नीशियम को एयर में छोड़ रहा हूं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो यहां पर जो मेरा रिएक्शन बनता है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो अब यहां पर Mg प्लस O2 मैंने किया और इसने MgO दे दिया। अब जैसे कि 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लॉज हैं फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो अगर उस लॉ की अगर मैं बात करूं तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर एक लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें यह बताता था कि जब भी कोई रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो दैट मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो मेरा मास रिएक्टेंट का होगा वही मास मेरा प्रोडक्ट का होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है तो उस केस में हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो मेरा है द केमिकल रिएक्शन दैट इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास एक बराबर नहीं है तो वो कहलाता है अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो कभी भी हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन को जब हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के बाद हमारा काम है कि हम इसको बैलेंस भी करें। तो बैलेंसिंग द इक्वेशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हम फॉलो नहीं कर रहे, तो हमको उसको बैलेंस करना जरूरी है। तो केमिकल इक्वेशन जब भी हम बनाएं तो ये हमारे लिए कंपल्शन है कि हम इसको बैलेंस भी करें। तो बैलेंसिंग द इक्वेशन अब हम कैसे करते हैं? तो यहां पर हम देखते हैं कि रिएक्टेंट में हमारे पास कौन सी चीज का कितना मास है और हमारे प्रोडक्ट के अंदर उस चीज का कितना मास है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इस इक्वेशन के अंदर Mg है मेरा 1 और ऑक्सीजन जो मेरा है
वो है 2 एटम्स, 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों चीजें मेरी है रिएक्टेंट में। बट अगर मैं प्रोडक्ट पे जाता हूं तो प्रोडक्ट में अगर मैं देखता हूं तो यहां पर मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो जहां पर मेरा रिएक्टेंट के अंदर मैग्नीशियम और प्रोडक्ट के अंदर मैग्नीशियम तो बराबर है, बट अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है बट प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन 1 है। तो ये मेरा इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, दिस इज नॉट द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर ऑक्सीजन 2 करना है। तो जब मैंने ऑक्सीजन को 2 करना है तो मैंने 2 करने के लिए यहां पर आगे मैंने लगा दिया 2। अब अगर मैं बात करूं, अब इस कंडीशन में मेरा ऑक्सीजन भी हो गया 2 और मेरा मैग्नीशियम भी हो गया 2, क्योंकि 2 into Mg किया तो 2 Mg हो गया एंड 2 into O किया तो O2 बन गया। तो मेरा ऑक्सीजन के भी 2 एटम हो गए और मैग्नीशियम के भी 2 एटम हो गए। अब यहां पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया बट मेरा मैग्नीशियम बैलेंस नहीं हुआ। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए अगेन मैं यहां पर 2 लगा दूंगा, तो यहां पर अब मेरा मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो अब यहां पर अगर देखा जाए 2 मैग्नीशियम एंड 2 ऑक्सीजन है मेरे रिएक्टेंट में, सिमिलरली 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन है मेरे प्रोडक्ट में। तो ये इक्वेशन अब मेरी हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। तो कोई भी अगर हम केमिकल रिएक्शंस अगर हम लिख रहे हैं उसको इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको बैलेंस करके लिखें, जिससे कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बना रहे। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपके कितने टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं। हमारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है बेसिकली हमारे 4 में से जो सबसे पहला है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है जो मेरा वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा जो मेरा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा जो मेरा है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 तरह के हमारे बेसिक रिएक्शंस होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इन चारों को अगर मैं पढ़ता हूं तो चारों को पढ़ने से नाम से ही समझ में आता है कि किस तरीके के रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन का मतलब हो जाता है कि कंबाइन होना, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट होना, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो दोनों का इंटरचेंज होना। ये 4 टाइप ऑफ रिएक्शन है। अब हम एक एक करके सारे रिएक्शंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो अभी जो आपने ऊपर रिएक्शन देखा, ये जो मैंने रिएक्शन किया है, दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर हमारे 2 रिएक्टेंट हैं एंड मिलके उन्होंने एक प्रोडक्ट को बनाया। तो जब भी 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मेरे मिलते हैं, 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलके अगर वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इन दैट केस दैट रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम एक और चीज ले सकते हैं, जैसे C+O2 gives CO2, ये भी मेरा एक रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमको यही चीज दे रहा है कि हमने 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट को लिया एंड रिएक्टेंट को लेने के बाद जब हमने उसको रिएक्ट किया तो उस टाइम पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन मेरा ये बना और ये कंबाइन होके आपका एक प्रोडक्ट बनाता है। अब सिमिलरली हम दूसरे की अगर हम बात करते हैं, दूसरा है मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगर मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करता हूं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा हो जाता है जैसे कि FeSO4। अगर मैं बात करूं तो मेरा है FeSO4। अब यहां पर क्या है, रिएक्टेंट है मेरा सिर्फ एक। अब ये एक रिएक्टेंट अपने आप में ब्रेक डाउन होगा और अपने आप में ये एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके और यहां पर कुछ प्रोडक्ट्स बनाएगा, बट वो ब्रेक डाउन होके अलग अलग प्रोडक्ट्स अपने बनाएगा।
तो जैसे कि इसका जो पहला बनेगा दैट इज Fe2O3 प्लस, एक तो बनाया आपका फेरस ऑक्साइड, दूसरा आपका बनेगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा आपका बनाया SO3। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि SO2 भी आया, SO3 भी आया एंड Fe2O3 भी आया, तो जब FeSO4 को जब मैंने ब्रेक डाउन किया तो ये मेरे को 3 प्रोडक्ट इसने निकाल के दिए। इसका मतलब कि ये डिकम्पोज हो रहा है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ ऐसा होगा जिसमें कि एक रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा जो मेरा आता है वो तीसरा है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मेरा, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेनली जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपका रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। क्योंकि अगर कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर मेरे पास कोई भी सॉल्ट है और वो सॉल्ट से उसमें से जैसे हम मान के चले थे कॉपर सल्फेट अगर मेरे पास है, तो कॉपर सल्फेट में से अगर मुझे सल्फेट को निकालना है, मेटल को अलग करना है एंड मुझे सल्फेट अगर निकालना है, तो जिस भी मेटल से मैं उसका रिएक्शन कराऊंगा वो मेटल जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अगर वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी वो रिएक्ट करेगा, अगर वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल CuSO4, अब ये है मेरा सॉल्ट दैट इज कॉपर सल्फेट। अब इसको अगर मैं जिंक के साथ रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है, अगर मैं इसको मान के चल लीजिए, मैं कहता हूं मैं मरकरी के साथ रिएक्ट कराऊंगा इसको, तो क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं, ये रिएक्शन नहीं हो सकता। ये रिएक्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कॉपर जो है वो मरकरी से ऊपर है। तो जब कॉपर अपने आप में मरकरी से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो अपने साथी को छोड़ेगा क्या? वो अपने साथी को कब छोड़ेगा? छोड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है इससे। अब अगर कॉपर से ज्यादा पावरफुल अगर कोई आ जाता है, कॉपर से ज्यादा पावरफुल जैसे जिंक आ गया मान के चलो, तो जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा पावरफुल है। अब ज्यादा पावरफुल होने के नाते कॉपर तो डरेगा क्योंकि ये इससे ज्यादा पावरफुल है। अब ये ज्यादा अगर पावरफुल है तो ये क्या करेगा? ये इसके फ्रेंड को, जिंक जो है वो कॉपर के फ्रेंड को अपने साथ ले आएगा। तो जब जिंक कॉपर के फ्रेंड को अपने साथ ले आएगा तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो यहां पर क्या हुआ कि SO4 की जो पोजीशन है वो डिस्प्लेस हो गई जिंक के साथ। तो जब SO4 की पोजीशन जिंक के साथ डिस्प्लेस हो गई एंड कॉपर अकेला हो गया, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको अगर हम दूसरे, ये तो हमने इक्वेशन के साथ इसको डिफाइन कर दिया, अगर हम इक्वेशन के साथ इसको डिफाइन नहीं करें तो हम ये कहेंगे, अगर मान के चल लीजिए कोई भी मेटल है, मेटल A एंड सॉल्ट सॉल्यूशन है मेटल B का, तो जब ये दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B फॉर्म हो जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर मैं बात करूं, एक रिएक्शन है जो कि ज्यादातर आता है, कई बार आता है और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है जो पहले हुआ करती थी, वो अगर आप पूछोगे अपने पेरेंट्स से तो भी आपको पता चल जाएगा। पहले ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज ली जाती थी। तो वो क्या है कि आप जैसे फोटो स्टूडियो जा रहे हो, आप फोटो खींचने के लिए, आजकल तो नॉर्मल कैमरा हो गया, लोग उससे फोटो खींच रहे हैं। पहले क्या होता था कि वो आप जाते थे, वो एक फोटोग्राफर होते थे, वो फोटो नॉर्मली उनके पास काफी बड़ी मशीन होती थी जिससे कि वो फोटो खींचते थे एंड वो कहते थे 2 मिनट के अंदर हम आपको फोटोज निकाल के देते हैं, एंड वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज की कॉपी हमको दे दिया करते थे। तो वो जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर जो यूज किया जाता है वो एक्चुअली यूज क्या किया जाता है?
वो यूज किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, यूज करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर ब्रोमाइड की जब वो यूज करते हैं AgBr, तो सिल्वर ब्रोमाइड को यूज करते हैं और वो सनलाइट एज अ, अगर मैं बात करूं तो सनलाइट इसमें यूज होता है। सनलाइट के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सिल्वर और ब्रोमाइड में अलग अलग बदल जाता है, तो ये बन जाता है Ag+Br2। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन, इसमें सनलाइट जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है एज अ कैटलिस्ट, मतलब कि वो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है बट वो रिएक्शन को कराने में हेल्प जरूर कर रहा है। तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड जब सनलाइट के साथ रिएक्ट करके, सनलाइट के हेल्प से रिएक्ट करके सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग बना लेता है। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन नॉर्मली यूज किया जाता है जब आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है। एंड दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें भी रिएक्शन में जो है वो डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं तो एक रिएक्शन हमारा बचा हुआ है, वो रिएक्शन कौन सा है? वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो एक कमजोर था, एक थोड़ा सा पावरफुल था, उसने पावरफुल वाले ने क्या किया, कमजोर वाले को, दोस्त को अपने पास खींच लिया। तो वो तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, कि उसने उसकी पोजीशन को चेंज करवा दिया। अब अगर मैं बात करूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर होता क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर जैसे मान के चल लीजिए मैं बात करूं कि मेरे पास है सोडियम सल्फेट, अब सोडियम सल्फेट का जो रिएक्शन है वो मैं कराता हूं बैरियम क्लोराइड के साथ। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर दोनों के ही सॉल्ट सॉल्यूशन है, यहां पर कोई मेटल नहीं है, कोई सिंगल मेटल नहीं है, यहां पर सोडियम का भी सॉल्ट सॉल्यूशन है और बैरियम का भी सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? BaSO4 प्लस NaCl। यहां पर हुआ क्या? एक्चुअली इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हुआ क्या? हुआ ये कि ये दोनों ने अपनी पोजीशंस को चेंज किया। यहां पर बैरियम क्लोराइड था, बैरियम क्लोराइड ने क्या किया, इसके सल्फेट को अपने पास ले लिया, तो बैरियम सल्फेट बन गया। एंड सोडियम ने इसके क्लोरीन को अपने पास ले लिया, तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया। अब इस रिएक्शन में बेसिकली हुआ क्या है? यहां पर हुआ एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो जहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, जहां पर आयंस का एक्सचेंज होता है जिस भी रिएक्शन में, वहां पर उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पर आयंस के अगर मैं चेंज की बात करूं तो आयंस का चेंज इसमें हुआ कैसे? अब यहां पर जो मेरा SO4 था, यहां पर जो मेरा SO4 था उसने क्या किया? SO4 मेरा हो गया नेगेटिव चार्ज एंड बैरियम जो मेरा है वो हो गया मेरा पॉजिटिवली चार्ज। तो यहां पर SO4 मेरा नेगेटिवली चार्ज हो गया और बैरियम जो है वो मेरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, दैट इज 2 N2 प्लस। आप ये देखोगे Na2SO4 है, ठीक है, Na2SO4 है और यहां पर BaSO4 है। तो यहां पर क्या हुआ? सोडियम को आप देखोगे तो यहां पर Na2 था और यहां पर Na है, तो इसका मतलब इसमें यही है कि बैरियम ने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने इसको दे दिए, सल्फेट को, और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इसलिए ये Ba2 प्लस बन गया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए, इसलिए ये SO4 2 माइनस बन गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन होता है इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की तरफ जो है ये एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद अब 2 चीजें होती है, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या? किसी भी रिएक्शन में
किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का डिलीशन हो, मतलब कि या तो हाइड्रोजन निकलेगा या ऑक्सीजन ऐड होगा, इन दैट केस दैट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का डिलीशन हो और हाइड्रोजन का एडिशन हो, मतलब या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर ऑक्सीजन डिलीट हो रहा है, दोनों में से अगर कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। और जिस कंडीशन में ये दोनों ही एक साथ हो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जस्ट एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, CuO दैट इज कॉपर ऑक्साइड प्लस अगर हाइड्रोजन, इन दोनों का मैंने कराया रिएक्शन। जब इन दोनों का मैंने रिएक्शन कराया तो ये मेरा बनाया कॉपर प्लस H2O। अब यहां पर क्या हुआ, अगर आप देखोगे यहां पर हाइड्रोजन अकेला था, यहां पर हाइड्रोजन आ गया ऑक्सीजन के साथ। तो जब हाइड्रोजन अकेला था और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो ये बन गया आपका ऑक्सीडेशन। यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। अब अगर मैं बात करूं यहां पर इनके पास ऑक्सीजन था भाई साहब के पास, इन्होंने अपना ऑक्सीजन दे दिया हाइड्रोजन को, कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अकेला रहना चाहता हूं। तो इस कंडीशन में इन्होंने अपना ऑक्सीजन जब इनको दे दिया तो यहां पर ये बिना ऑक्सीजन के रह गए, तो यहां पर ऑक्सीजन का डिलीशन हो गया। जब ऑक्सीजन का डिलीशन हो गया तो ये हो गए हमारे रिडक्शन पार्ट। तो ये बन गया रिडक्शन और ये बन गया ऑक्सीडेशन। एंड ये पूरा जो रिएक्शन है जिसके अंदर मेरा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और मेरा रिडक्शन भी हो रहा है, इस पूरे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जहां पर मेरा ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, जहां पर मेरी दोनों चीजें हैं उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन होना, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का डिलीशन होना, और जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें होती है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन किसी भी मेटल का हो, किसी भी मेटल का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो हम उसको एक वर्ड से डिनोट करते हैं और वो वर्ड मेरा क्या है, वो वर्ड है मेरा कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब क्या है, कोरोजन का मतलब है किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन होना। अगर मान के चल लीजिए कि मैं किसी भी मेटल की अगर मैं बात करूं, मैंने मेटल को छोड़ दिया, मैंने खुली हवा में उसको छोड़ दिया, मैंने बाहर छोड़ दिया, तो वहां पर काफी सारे गैसेस और मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं एयर में, प्लस वाटर ड्रॉपलेट्स भी है, प्लस ह्यूमिडिटी भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उसके साथ रिएक्ट हो जाते हैं उस मेटल के साथ एंड उस मेटल का ऑक्साइड बना लेते हैं। तो जब भी किसी भी मेटल का रिएक्शन होता है और उसका ऑक्साइड बन जाता है तो मेटल ऑक्साइड बनने का मतलब कि वो जो है वो मेटल कोरोड हो चुका है, उस मेटल का कोरोजन हो चुका है। सिर्फ एक मेटल ऐसा है जिसको कि हम कोरोजन से तो डिनोट करते ही करते हैं, बट उसका एक नाम भी अलग है। अगर आयरन का मेरा ऑक्सीडेशन हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं रस्टिंग। बाकी नॉर्मली सारे मेटल्स को हम कोरोजन बोलते हैं, बट आयरन का रिएक्शन अगर हो जाता है, आयरन का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं रस्टिंग। अब ये तो हो गया कोरोजन के बारे में। चलो कोरोजन का प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, तो कोरोजन के प्रिवेंशन के बहुत सारे तरीके, कि अगर मान के चल लीजिए कि नॉर्मली आयरन की ही बात कर लेता हूं, तो हमारे घरों में जैसे ग्रिल है, रेलिंग्स है, खिड़कियां हैं, बहुत सी चीजें आयरन से बनी हुई होती हैं। हमारे घर में डेली यूज में भी बहुत सी चीजें आती है आयरन की। तो हम उसकी कैसे प्रोटेक्शन करते हैं कि वो ऑक्साइड ना हो, उसका ऑक्सीडेशन ना हो, वो कोरोड ना हो। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम पेंट का यूज कर लेते हैं कि हमने पेंट कर दिया उसको। पेंट करने का मतलब कि उसकी आउटर कोटिंग हमने कर दी, तो ऑक्सीजन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो आयरन के साथ नहीं हो सकता।
दूसरा हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज करते हैं कि हमने उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी, हमने क्रोमियम प्लेटिंग कर दी, हमने जिंक प्लेटिंग कर दी, हमने अदर मेटल की उसकी प्लेटिंग कर दी, जिससे कि आयरन पर्टिकुलरली अपने आप में कोरोड नहीं होगा। ग्रीसिंग करके रख लो चीजों का तो भी कोरोड नहीं होगा, ऑयलिंग करके रख लोगे तो भी कोरोड नहीं होगा। तो कोरोजन से बचाने के कई सारे तरीके हैं। अब अगर हम बात करें फूड आइटम्स की, जैसे नॉर्मली सबने देखा चिप्स है, हमारे घर में खाना बनता है, रोज खाना बन रहा है, कभी खाना बच भी जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको फ्रीजर में डाल देते हैं, हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। हम उसको फ्रिज में क्यों रखते हैं, हम चाहे तो उसको बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं, मम्मी का कहना है कि भैया बाहर रखोगे रात में, गर्मी का मौसम है, सब्जी खराब हो जाएगी। खराब होने का मतलब क्या है, खराब होने का मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो भी ऑक्साइड बन जाएगा। तो जब ऑक्सीडेशन उसका भी हो जाएगा तो वो चीज खराब हो जाएगी। एंड उस फूड आइटम्स को, उस फैटी फूड को, उस ऑयली फूड को, जिसको कि हम बात कर रहे हैं कि वो खराब हो जाएगा, तो वो जो मेरा फूड है वो अगर खराब होता है, उसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं रैंसिड होना। द प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब कि फूड या फिर ऑयली या फिर आप फैटी जो भी सब्सटेंस है हमारे, जो हम डेली नीड्स में हम खाते हैं, जैसे कि अब चिप्स की अगर हम बात कर ले तो आपने देखा होगा इतना बड़ा पैकेट आता है चिप्स का, एंड जब आप उसको खोलोगे तो उसमें इतना सा चिप्स होता है। क्यों, तो इतना बड़ा पैकेट बनाना क्यों, वो तो दिखाने के लिए कि भाई इतना बड़ा आपको 50 रुपए में चिप्स मिल रहा है। जब आपने उसको खोला तो एक आलू का चिप्स निकलता है, लेकिन उसके साथ उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हवा भरी होती है, गैस होती है। तो वो गैस क्यों यूज करते हैं, वो गैस इसलिए यूज करते हैं कि वो गैस जो है उस फूड को रैंसिड होने से बचाता है एंड उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि अगर मान के चल लीजिए कोई चिप्स है जिसकी हवा निकल गई, आपने उसमें एक छोटा सा होल कर दिया उसके पैकेट में एंड उसकी हवा निकल गई, अब आप उसको 2 दिन छोड़ दीजिए या 1 दिन छोड़ दीजिए, 1 दिन छोड़िए, आप सुबह से लेकर शाम तक उसको छोड़ दीजिए, शाम को आप देखेंगे वो सारा चिप्स सिला हुआ मिलेगा। सिला हुआ का मतलब क्या है कि वो चिप्स तो क्रिस्पी होना चाहिए था, बट वो क्रिस्पी नहीं रह गया। क्यों, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो गया, वो एयर के साथ कांटेक्ट में आ गया और उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस फूड आइटम्स को, ऑयली चीज को, फैट वाली चीज को अगर मैं बात करूं, उसका अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो फूड आइटम जो है वो मेरा रेंसिड हो चुका है। दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। तो इस चैप्टर में, आज के वीडियो में मैं आपको इतनी चीजें बताया है, मैंने इतनी चीजें बताई है, इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई नई चीज तो बची नहीं है। बाकी अगर कुछ बचा हो तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं उसके बारे में भी आपको ब्रीफ कर दूंगा, उसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना लोगों को भेजें। जैसे कि मैं हर बार आपको बोलता हूं कि हो सकता है किसी जरूरतमंद के काम आ जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।